आज हमने जो टॉपिक रखा है न्यूरल्जिया। अभी ठंड का समय है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, आप देखिए जॉइंट्स के लेवल पर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट, जितने भी कॉम्प्लिकेशन जो चोट वाले होते हैं, उन लोगों में देखो अकड़ान आती है। जैसे बादल आते हैं, जैसे ठंड आती है, वैसे ही उन लोगों में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो दोस्तों, न्यूरल्जिया क्या होता है? नर्व के लेवल पर जो बाउंडेशन होता है, उन बाउंडेशन में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सेंसेशन और मोटर दो सिस्टम काम करते हैं। सेंसरेशन में यानी आपके बॉडी में किसी ऑर्गन से अगर कोई सिम्टम्स का पेन हो रहा है या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, वहां से जो सेंसेशन जा रहा है वो वहां से सीधा जाता है दोस्तों, टिपिकली सीधा जाएगा आपको आपके ब्रेन के लेवल पर। ब्रेन में उसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा, और उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होने के बाद में वहां से जो मोटर सेंसेशन आएगा उस पार्ट पे वो ब्रेन के माध्यम से आएगा, अर्थात एफरेंट चैनल और इफरेंट चैनल। एफरेंट आपका जा रहा है ब्रेन की तरफ, इफरेंट चैनल आ रहा है आपका पर्टिकुलर दोस्तों वहां पर जहां पर आपको ब्लॉकेज है, यानी जहां पेन हो रहा है। इस कंडीशन में आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको जब न्यूरल्जिया नजर आ रहा है तो आपको ये देखना है कि मुझे करना क्या है। मुझे पहले ये देखना है कि ब्रेन की तरफ मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ब्रेन की तरफ मैसेज जा रहा है तो ठीक है, आपको महसूस तभी तो हो रहा है कि भैया न्यूरल्जिया हो रहा है, ठीक है। और अगर वहां पर उसी का रिवर्स इफेक्ट अगर आपको आ रहा है मोटर नर्व के लेवल पर, तो वहां से कंट्रोल आपको मोटर नर्व के माध्यम से करना है। इसीलिए मैंने क्लियर इंडिकेशन कहा है S5C4F1RE, ये न्यूली क्रिएटेड प्रोटोकॉल से जो हम लोगों ने दोस्तों टेबल प्रैक्टिस में अभी प्रोमोट किए हैं। और इसीलिए जनरल टॉनिक में जब भी आप S5C4RE डाल के देते हो, आप देखो न्यूरल्जिया कितनी जल्दी कवर होता है, जॉइंट्स पेन कितनी जल्दी कवर होता है, बहुत इजीली। यानी न्यूरल्जिया शॉर्ट रिकरिंग पेन बॉडी के एक पार्ट में या फिर स्पेशली दोस्तों स्पेसिफिक नर्व के रूट के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। जो स्पेसिफिक नर्व होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लेवल पर, वहां पर किसी प्रकार का ब्लॉकेज होगा, उसके द्वारा स्पेसिफिकली दोस्तों कैरेक्टराइज होता है। इसीलिए एक सेंसेशन फील होता है, जैसे कि बर्निंग हो रहा है, जैसे कि स्टैबिंग पेन हो रहा है, या जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, इस प्रकार का न्यूरल्जिक पेन होता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के न्यूरल्जिक पेन को अपनी जिंदगी में कभी भी अफेक्टेड एक बार आपने आपकी बॉडी के लेवल पर देखा है, आप क्लियर समझ जाओगे। कंडीशन अगर आप देखते हो, ये वाली कंडीशन आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डैमेज के द्वारा कॉज्ड होती है। क्लियरली इंडिकेशन दे रहा हूं मैं आपको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डैमेज के द्वारा कॉज्ड होती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा मतलब जो सेंसेशन लेकर जा रहा है वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, याद रख लेना। तो वहां पर प्रॉब्लम हो रही मतलब एफरेंट चैनल अर्थात सेंसरी नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका डायग्नोसिस होना चाहिए कि सेंसरी नर्व में प्रॉब्लम कहीं हो गई है, कहीं कहीं ना कहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डैमेज हो रहा है, उसके द्वारा काज हो रहा है। इसीलिए याद रखिएगा, ब्रेन हो या स्पाइन के बियॉन्ड, ब्रेन या स्पाइन के लेवल पर दोस्तों। इसीलिए इसे हम पेरिफेरल न्यूरल्जिया के नाम से टिपिकली जानते हैं, क्योंकि यह परिधि में हो रहा है। और इसीलिए बहुत से प्रकार के न्यूरल्जिया है, और वो डिपेंड करता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट या कौन सा नर्व या कौन सा अंडरलाइंग कॉज है जिसके ऊपर ये पेन हो रहा है, यानी कौन सा अंडरलाइंग कॉज है, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोकॉल वहां पर कंप्लीट होता है। इसीलिए मैंने ये प्रोटोकॉल्स आप देखो बिल्कुल डिफरेंट वे पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल पर होगा तो आपको क्या प्रोटोकॉल देना है। एक कॉमन आप कहते हो साहब मुझे फेशियल न्यूरल्जिया हो रहा, कितने लोगों ने फेस किया है, कितने लोगों ने पेशेंट्स देखे हैं दोस्तों। एक कॉमन टाइप का फेशियल पेन कंडीशन होती है जिसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं दोस्तों। सिंपल सा आप F1RE या S1RE को अप्लाई करा दीजिएगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों पेन बंद हो जाता है, ठीक है। यानी न्यूरल्जिया का पेन बिना पेन रिसेप्टर सेल्स यानी नॉन रिसेप्टर सेल्स के कारण स्टिमुलेशन किए, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का जो पेन रिसेप्टर सेल्स होता है वहां उनको बिना स्टिमुलेट किए न्यूरल्जिया का पेन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहां तो नर्वस सिस्टम डैमेज है। और जब नर्वस सिस्टम डैमेज है तो जो सेंसेशन जा रहा था उस रूट में कहीं डैमेज है, इसी कारण पेन हो रहा है। लेकिन वहां तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट ही नहीं किया जा रहा, अर्थात यहाँ पर एक ऑर्गन है और एक ऑर्गन के लेवल पर मान लो ये एक ऑर्गन है, यहां से पेन हो रहा है, ठीक है। यहां से मैसेज गया ये आपका, ठीक है, और ये यहां से गया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एंड ब्रेन, इस प्रकार से मैसेज जाता है। तो यहां पर किसी भी प्रकार से रिसेप्टर के लेवल पर मैसेज ही नहीं गया, डायरेक्ट चला गया,
ठीक है, और डायरेक्ट चला गया दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा क्योंकि वहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डैमेज है, और इसी कारण से दोस्तों बिना किसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट किए न्यूरल्जिया का पेन वहां उत्पन्न होता है, इसीलिए सीवियर होता है। और यही कारण है नॉर्मल पेन मेडिकेशन के द्वारा किसी भी कंडीशन में वेल मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, आप जब इस प्रकार के पेन को, न्यूरल्जिया के पेन को देखोगे, नॉर्मल पेन जो आप नॉर्मल किसी भी मेडिसिन को वहां पर देकर पेन को बंद कर देते हो, वो नॉर्मल पेन मेडिकेशन के द्वारा ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप एनाल्जेसिक ड्रॉप दोगे तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कम करेगा, लेकिन इसी के साथ S3C3 का प्रोटोकॉल आपने ऐड कर दिया, आप देखो 24 घंटे के अंदर पेशेंट को रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम जा रहे हैं मोटर नर्व से पेन बंद करने। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के माध्यम से जैसे ब्रेन में गया और ब्रेन से रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वो डायरेक्टली भी पेन बंद करेगा और इनडायरेक्टली भी वहां से रिटर्न आएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से रिटर्न आएगा वहां पर पर्टिकुलर उस ऑर्गन के लेवल पर जहां से पेन जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतना प्रोसेस, लेकिन डायरेक्टली वहां से एक प्रोसेस चालू हो जाएगा जो डायरेक्टली वहां पर जहां पेन हो रहा है वहां पर मैसेज कर देगा और धीरे धीरे पेन का रिडक्शन शुरू कर देगा। इसीलिए जो पेन स्टार्ट होता है, पेनफुल नर्व के स्ट्रक्चर या फंक्शन में किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस होता है तब स्टार्ट होता है। इसीलिए डायग्नोसिस में जो टेस्ट आप इन्वॉल्व करेंगे, जो डैमेज नर्व होती है वहां पर लोकेटेड अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ही आपको पता लगेगा। इसीलिए जो सेंसरी और मोटर फंक्शन के मिसिंग की आइडेंटिफाइंग कर दे वो टेस्ट आपको कराना है, यानी सेंसेशन में प्रॉब्लम है या मोटर नर्व में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए सेंसरी और मोटर फंक्शन के नर्व पर लोकेटेड जब आप वहां पर देखोगे कि यहाँ पर इस प्रकार की जो नर्वस है यहां से ब्लॉक हो गई है, यानी वहां पर मिसिंग हो रही है, यानी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको सेंसरी में प्रॉब्लम है तो S3C3, मोटर में प्रॉब्लम है तो S5C5, बाकी आरई का प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेशेंट लगभग ठीक हो जाएगा। जैसे कि एक इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट होती है दोस्तों, जो नर्व कंडक्टेंस टेस्ट होती है, जिसमें नर्व का पूरा फंक्शन को जांच किया जाता है कि नर्व में सेंसरी या मोटर लेवल पर कहां पर ब्लॉकेज हो रही है, और उन्हीं ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग आपको वहां पर पूरा सेंसेशन पता चल जाता है कि सेंसरी में प्रॉब्लम है या मोटर में। और अगर सेंसरी में हो आप सेंसरी मेडिसिन दे दो, मोटर में मोटर के मेडिसिन दे दो, आपका रिजल्ट वही का वही आपको देखने को मिलता है। इसीलिए कॉजेस के अकॉर्डिंग चलिए आप दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरिया में भी जब आप ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की बात करोगे उसमें भी इसी प्रकार का टिक डाउल, और मतलब सिंपल से बात कर रहा हूं दोस्तों, टिक डाउल्यूरिक्स जो एक रिफ्लेक्स होता है वो यहाँ पर डेवलप होता है, यानी ट्राइजेमिनल नर्व फंक्शन डिस्टर्ब कर देती है। यदि ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, यूजुअली प्रॉब्लम कांटेक्ट में नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो यहाँ पर कांटेक्ट होती है, इस केस में एक आर्टरी, एक वेन और ब्रेन के बेस को ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा जब सप्लाई होती है तो उस आर्टरी, उस वेन और उस नर्व, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का मिसिंग हो जाता है, और जब कोऑर्डिनेशन का मिसिंग होता है तो यहाँ के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और फंक्शनल इफेक्ट प्रभावित होता है। इसीलिए ये एक प्रकार से स्पाज्म के रूप में शामिल होता है जिसे हम न्यूरल्जिया कहते हैं। और इसीलिए दोस्तों जो कॉन्टेक्ट नर्व है वहां पर जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके ऊपर स्पेशली प्रेशर पड़ता है, और जब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लेवल पर उस नर्व पर प्रेशर पड़ेगा दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ये माल फंक्शन को कॉज करेगा, यानी वो जिस फंक्शन को कर रहा था वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, और जब माल फंक्शन को कॉज करेगा उसी समय ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया डेवलप हो जाएगा, तुरंत पेन शुरू हो जाएगा। यानी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एजिंग के रिजल्ट के कारण उत्पन्न होता है, जनरली देखा जाए एज फैक्टर के कारण होता है, लेकिन मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी स्पेशली B12, जितने भी नर्व के लेवल पर मल्टीविटामिन का इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि मल्टीविटामिन जो होते हैं नर्व को रीजनरेट करने का काम करते हैं, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। इसीलिए या तो यहाँ पर ये कंडीशन हो या फिर दो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जितने भी केस होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है दोस्तों, ये भी एक पूरा चैप्टर है, हम लोग स्टडी करेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस में इसी के समान कई डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहां पर डेवलप होती है। जो नर्व को प्रोटेक्ट करने वाली जो माइलिन शीथ होती है ना, उस माइलिन शीथ को डैमेज कर देती है। अब आपको पता है जब माइलिन शीथ डैमेज हो गई तो आप मान के चलिएगा बहुत कम ऐसा होगा कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया किसी ट्यूमर के काज के कारण हो रहा है, बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा होता है किसी पार्ट में कोई डैमेज होता है या वहां का एनलार्जमेंट होता है, आप देखो कोई भी नर्व हो, हम ट्राइजेमिनल नर्व की बात क्यों करें, सभी नर्व की बात करें, अगर किसी एरिया में कोई ट्यूमर बन रहा है तो वो उस एरिया में
प्रेशर क्रिएट करेगा और इसी कारण ट्राइजेमिनल नर्व के कंप्रेशन के कारण वहां पर जो नर्व अवेलेबल है उसका, यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व है तो ट्राइजेमिनल नर्व के कंप्रेशन के कारण तुरंत पेन वहां पर आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कुछ लीजन आपके ब्रेन में हो, यानी पेशेंट के ब्रेन में हो, ठीक है, या कुछ अन्य अबनॉर्मलिटीज के कारण वहां पर कहीं ना कहीं उस पार्ट में जहां पर ट्राइजेमिनल नर्व निकली हुई है उस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को वहां पर दोस्तों एक्सपीरियंसेस करता है कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप होने के कारण। इसीलिए कई बार क्या होता है, ऐसी जगह पे मान लो कोई चोट लग गई और आपने सर्जिकल इंजुरीज को वहां पर ट्रीटमेंट किया है, टांके लगा दिए, आपने उस नर्व को खींच के बांध दिया, ठीक है, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया या फेशियल ट्रॉमा हो गया, आप देखो इन तमाम केसेस में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल होता है। तुरंत ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया यहाँ से केसेस में देखने को मिलता है। इसलिए स्पेशल न्यूरल्जिया की बात कर रहा हूं, यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के साथ साथ जितने भी अन्य न्यूरल्जिया हैं सबकी बात कर रहा हूं। इसलिए आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के सिम्टम वो हैं जो एक या एक से ज्यादा पैटर्न में आपको डायग्नोसिस करने के लिए मिलते हैं देखने को। कई पेशेंट मोटे होते हैं, कई दुबले होते हैं, कई ठिंगने होते हैं, कई लंबे होते हैं, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट वहां पर उनका जो कैरेक्टर होता है थोड़ा सा मल्टीपल डिसऑर्डर के लेवल पर आता है, थोड़ा सा चेंज लेकर आता है। लेकिन जब आप वहां पर पेशेंट के सिम्टम देखते हो तो कंप्लीटली 90 से 95% पेशेंट एक जैसे होता है। एपिसोड्स ऑफ सीवियर शूटिंग और जैबिंग पेन होता है दोस्तों, बहुत ही सीवियर पेन होता है, बिल्कुल ऐसा फड़फड़ा देता है आदमी को, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा फील होता है, जैसे एकदम से आपको शॉक लगाओ, ठीक है। इसीलिए पेन का स्पॉन्टेनियस अटैक होता है, लगातार पेन वहां पर बना रहता है दोस्तों। ये अटैक कुछ एक अलग सी ट्रिगर करता है, थिंग्स को ट्रिगर करता है दोस्तों। जैसे आपने फेस को टच कर लिया, तुरंत वहां पर पेन शुरू हो गया दोस्तों। जैसे आपने कुछ चबाया, आपको तुरंत दर्द शुरू हो गया। आपने बात करी, तुरंत दर्द शुरू हो गया। आपने दांत को ब्रश किया, आप देखो वहां पर तुरंत आपको दर्द शुरू हो गया। पेन के बाउट्स आपको वन बाय वन वहां पर दोस्तों शुरू होते जाते हैं, और इसीलिए कुछ सेकंड से लगाकर कुछ मिनट तक लगातार कंटिन्यू दोस्तों वहां पर आपको पेन लगातार बने रहते हैं। इसीलिए सेवरल अटैक्स के एपिसोड कई दिनों तक लॉस्ट होते हैं दोस्तों। कई एपिसोड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, वीक्स हो, मंथ्स हो, और भी लंबे हो सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कुछ लोगों में पीरियड्स होते हैं जब इन्हें पेन का एक्सपीरियंसेस नहीं होता है दोस्तों, यानी कांस्टेंट इचिंग, लगातार इचिंग बना रहना, बर्निंग होना, फीलिंग होना, ऐसी फीलिंग होना कि वहां पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस, मतलब सेंसेशन ही नहीं आ रहा, बहुत ही कम सेंसेशन मिल रहा है, और इसीलिए दोस्तों वहां पर लगातार स्पाज्म लाइक पेन कंटिन्यू बना रहता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, बहुत कम इंटेंस में वहां पर स्पाज्म पेन आपको जब दिखने को मिलेगा तो ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा सप्लाइड एरिया में पेन होना बहुत कॉमन देखने को मिलता है। यानी रिकरेंटली वहां पर पेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, इस प्रकार के सिम्टम आपको देखने को मिलता है। जब चीख है, आपकी चीख है, आपके जॉज है, टीथ है, गम्स है, लिप्स है, और बहुत कम मात्रा में आइस के लेवल पर भी आपको, वहां पर फोरहेड के लेवल पर भी आपको बहुत सीवियर पेन नजर आता है दोस्तों। इसीलिए पहले पेन क्या है, वन साइड ऑफ द फेस में रहता है, और धीरे धीरे करके दोस्तों दोनों साइड, बहुत कम होता है, एक साइड सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों साइड अफेक्टेड हो जाते हैं दोस्तों। और यही कारण है पेन एक स्पॉट पर फोकस हो जाता है, एक ही स्पॉट पर पेन होता है, या ये कहें स्प्रेड होता रहता है, यानी वॉइडर पैटर्न पर। और यही कारण है दोस्तों अटैक जो कि मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और एक समय पर दोस्तों बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। यानी धीरे धीरे शुरू कर रहा है, धीरे धीरे करके एक लेवल पर आने के बाद बहुत ज्यादा एग्रावेट होगा, एग्रावेट होने के बाद में लास्ट में जाकर वो एक कांस्टेंट पेन के रूप में आपके सामने देखने को मिलता है। और इसीलिए उस समय पर बहुत इंटेंस हो जाएगा जब आप टच करोगे, जब आप प्रेशर क्रिएट करोगे, बोलोगे, आप चबाने की कोशिश करोगे, कुछ भी, ऐसा तो है नहीं कि आप खाना नहीं खाओगे, ठीक है। इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स आपको वहां पर देखने को मिलेगी न्यूरल्जिया के केसेस में। जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो न्यूरल्जिया के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होती है दोस्तों। कभी कभी नर्व कंडक्शन स्टडी जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंफर्मेशन करने के लिए डायग्नोसिस को, इसीलिए दोस्तों वहां पर आप करवा लीजिए। कई बार ऐसा होता है रैंडम ब्लड शुगर या किडनी फंक्शन टेस्ट के आप वहां पर प्रायोरिटी होती है, रूटीनली आप कराते रहे। कई बार आप देखिए लंबर पंक्चर आप करा लीजिए, कई बार लंबर पंक्चर के लेवल पर भी आप यूज कर सकते हो, कई बार आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लेवल पर भी या नर्व डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के तौर पर भी आप वहां पर इसको उपयोग कर सकते हो। लेकिन प्रोटोकॉल की अगर बात आएगी, हीलिंग की बात आएगी, तो याद रखिएगा जी जरूर देना। जिस प्रकार मैं आपको कहता हूं
कि आप किसी भी लेवल पर जब आप जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, रूमेटिक अर्थराइटिस का, किसी भी प्रकार के जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट करते हो, हम लोग कहते हैं C4H5 आरी को इस्तेमाल करो। जब दर्द बंद हो जाए आरी हटा के जी कर दो। यही चीज यहाँ समझने का है। जब स्टार्टिंग में आपको नजर आ रहा है तो S1C1A1G अल्टरनेट S5C3F1 आरी, जब सेंसरी में हो S5C3F1 आरी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस को वहां पर रिजनरेट कर देता है, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट होता है। कभी कभी S5C4F1 आरी से ही रिजल्ट मिल जाता है, आपको इधर इतना भी देने की जरूरत नहीं, केवल S5C4F1 आरी को जनरल टॉनिक D6 में डालकर दे दो, आप देख लो रिजल्ट, या फिर डायरेक्ट इसी को आप D5 में बना दो, आप रिजल्ट देख लो। मैं जनरली D5 और D6 में देता हूं। अगर बैलेंस करना तो D5 में दे दो और D6 में, अगर पेन ज्यादा है तो पहले D6 में दो फिर D5 में दो। इस प्रकार से वहां पर रिकरेंटली चेंज करते आपको आना चाहिए दोस्तों। एनाल्जेसिक ड्रॉप बहुत बड़ा सपोर्ट करती है दोस्तों इस चीज को। अगर आप यहाँ पर जी का प्रोटोकॉल दे रहे हो तो ऑलरेडी आरई जी का प्रोटोकॉल दोनों एनाल्जेसिक ड्रॉप में मौजूद है। अगर मोटर नर्व है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनाल्जेसिक ड्रॉप ही दे दो, ये इसकी जरूरत नहीं है। S1C1A1G अल्टरनेट S5C3F1 आरई को D5 या D6 में दे दिया, एनाल्जेसिक ड्रॉप D6 से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत स्पेशल पेन क्योर ऑयल अप्लाई कर दो। F1 आरई, F1WE, F2 आरई, F2WE ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, केवल अप्लाई कर दो आप। फेशियल रीजन पे दर्द होता है, केवल 2 मेडिसिन लगा दो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएगी दोस्तों। लेकिन याद रखना, यदि सेंसरी नर्व में कोई ब्लॉकेज है, ब्रेकेज है या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण पेन हो रहा, तब चौथा नंबर का प्रोटोकॉल इनसे ज्यादा बेहतर काम करता है। S3F1B अल्टरनेट देन C3N1W D6, इसको एनाल्जेसिक ड्रॉप और स्पेशल पेन क्योर ऑयल, यही 2, 3 और 4 नंबर के प्रोटोकॉल दे दो, भूल जाओ आप, आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व, 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने, हमारे ग्रुप ने इतने प्रोटोकॉल्स का बैच लिया है दोस्तों, इतने प्रोटोकॉल्स हमने प्रूव किए हैं कि हम बता नहीं सकते, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया या बॉडी के किसी भी प्रकार के न्यूरल्जिया के लेवल पर। इसीलिए कई बार ऐसा होता है पेशेंट को कमजोरी के कारण होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, S1A1 आरई को अल्टरनेट C4N1G के साथ आप D6 में दे दो। S1A1 आरई आपको याद हो मैंने कहा था ये बहुत बड़ा एनर्जेटिक बूस्टर है, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी क्रिएट कर देता है। और C4N1G यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार से मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के डिफेक्ट के कारण, कमजोरी के कारण अगर किसी को न्यूरल्जिया हो रहा है, वैसे केसेस में आपको ये 5वें नंबर का जो प्रोटोकॉल है वो जरूर यूज करना है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कंडीशन सिलेक्ट करके प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हुए आपको आना चाहिए दोस्तों। ये हमने क्लियर इंडिकेट कर दिया दोस्तों, जो हम लोगों ने यहां पर इस पूरे प्रोटोकॉल को समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, जैसे हमने कल आपको कुछ हद तक मैंने बता दिया था विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है दोस्तों, ठीक है, स्किन में कैसे हो रहा है, लीवर में कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर कोशिश करेंगे दोस्तों, तब आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया था, सेकेंड स्टेप की बात करता हूं दोस्तों। जब आप सेकेंड स्टेप में आ रहे हो दोस्तों तो याद रखना 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल किडनी में 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल यानी कैल्सिट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और यही कारण है, यही विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि ये किडनी में आकर विटामिन D3 में कन्वर्ट हो रहा है और ये विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है, तो ये स्टेप में पैराथार्मोन की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत जरूरी होती है। अगर पैराथार्मोन आपके बॉडी में नहीं है, आप भूल जाइए, ये प्रोसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएगी और ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसीलिए आप केवल इतना याद रखिए कि हम यहाँ पर कैल्शियम आयन का इसमें क्या 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल के रेगुलेशन में कैल्शियम का क्या रोल है, क्योंकि पैराथार्मोन मतलब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम के लेवल से, ठीक है, कैल्शियम के लेवल पर हम बात कर रहे हैं, केवल और केवल कैल्शियम की बात करिए, सब भूल जाइए आप, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ब्लड में कैल्शियम लेवल देखते हो इंक्रीज होता है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है तो 125 डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल के फॉर्मेशन को क्या करेगा, जो कैल्शियम बढ़ेगा तो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल यानी कैल्सिट्रॉल बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों,
जो मैकेनिज्म होता है 125 डाइऑक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल के फॉर्मेशन का, उसको बढ़ा देगा। वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली विटामिन D3 का फॉर्मेशन जो होता है वो बढ़ जाएगा। और इसी कारण दोस्तों बहुत सारे फंक्शन यहाँ इन्वॉल्व होते हैं जो इसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। आपका प्रोटोकॉल यही निश्चित हो जाता है कि आप देख रहे हो कि किडनी से जुड़ा हुआ है, तो जब भी बोन के डिसीज का आप ट्रीटमेंट करते हो, मैं आपको हमेशा प्रोटोकॉल बताया हूं कि जनरल टॉनिक H5C4F1RE आप कर रहे हो तो साथ में आप H6C6L1YE भी कर दो। ठीक है, जनरली H6C6L1YE पर्याप्त है, आप D6 में दे दो। ठीक है, क्यों दे दो, बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए यहां पर इन सेल्स के फंक्शंस को आप मोटिवेट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव अप्रोच में मिलेगा दोस्तों। इसीलिए याद रखना, जब कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली 25 जो हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल है उसको 125 डाइऑक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्शन को दोस्तों वो सप्रेस कर देता है। ये इफेक्ट बहुत माइल्ड होता है, कुछ समय के लिए होता है। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक है इसलिए हो रहा है, यानी जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक वही कम कर देगा, ये कम हो जाएगा तो वही यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। यानी ये प्रोसेस माइल्ड फॉर्म में कंटिन्यू बनी रहती है, जिसके कारण ज्यादा होने ही नहीं पाता, कम होने ही नहीं पाता, बैलेंस होता है। लेकिन यदि उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट वहां पर डेवलप हो चुका है उस सिस्टम में, किडनी में मान लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या पर्टिकुलर आप धूप में जाते ही नहीं हो, आप विटामिन डी का फॉर्मेशन कैसे करोगे? ठीक है, आपको कैल्शियम वहां खाने में लेते ही नहीं हो, आप कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे? तो वो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो वहां पर डिसीज के लेवल पर जनरेट होती है, और वो डिसीज क्रिएट अगर होती है तब हमारी बॉडी में हाइपर और हाइपो मैकेनिज्म जनरेट होता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए हमें इतना याद रखना है, हमें कैल्शियम का कहां कहां लिंक है। आप तो कह रहे हो चलो ठीक है खाने में उपयोग होता है, ठीक है, दूसरी बात आप कहते हो बोन में मिनरलाइजेशन होता है, तीसरी बात आप कहते हो कि बोन से कैल्शियम निकलकर ब्लड में मेंटेनेंस का काम करता है। आपको तीन चीज पता लग गए, लेकिन आपने सोचा कि किडनी से कितना बड़ा रोल होगा, एब्जॉर्प्शन का रोल। ठीक है, इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब कभी भी आप कैल्शियम आयन में इंक्रीज होने पर पैराथार्मोन सीक्रेशन को देखोगे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब वो डिक्रीज होगा तो 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल का 125 डाइऑक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में कंप्रेशन क्या होगा, उसका कन्वर्जन क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस हो जाएगा तो क्या विटामिन D3 बनेगा? नहीं बनेगा। आज के समय में ज्यादातर यही देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए आपको इनडायरेक्टली याद रखना है, ये स्वयं इनडायरेक्टली प्लाज्मा में कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना है, मैं अपना पार्टिसिपेशन देता रहता है दोस्तों। यानी जब पैराथार्मोन, याद रखना, जब पैराथार्मोन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, उसको रोक दिया जाता है, वो 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल को 125 डाइऑक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्शन को भी इनहिबिट कर देता है। यानी ये होगा तो मैं तो फंसूंगा, तेरे को भी फंसा के छोड़ूंगा, यही वाला कॉलम होता है। और इसी कारण से दोस्तों कई बार बहुत सारी मेटाबॉलिक टेंडेंसी जैसी गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में उसको कोरिलेट करते करते यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वहां से डेवलप होते होते किडनी को भी अफेक्टेड कर देता है, क्योंकि प्रॉब्लम वहां है और प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, जब आप किडनी फेलियर का केस देखते हो तो प्रॉब्लम लीवर में होती है। धीरे 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 लीवर क्या करता है, आंतों में डाल देता है वजन, आंतों से कहां डल जाता है, आप देखो पेनक्रियास के ऊपर वजन डल गया, पेनक्रियास से कहां डल जाएगा, फिर आंतों पे रिफर्ड हो गया, आंतों से कहां चले जाएगा, हार्ट पे चले गया, हार्ट से कहां जाएगा, किडनी पे जाएगा। आप मुझे बताओ कितनी बड़ी लिंक आपने देखी। आपने ट्रीटमेंट किसका किया? आप तो किडनी के पीछे पड़े हुए हो। लाख किडनी को कोशिश कर लो, जब तक आपकी जड़ खराब है, जब तक आपका डिसीज क्लियर नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको यहाँ पर प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को पूरे नॉर्मल तक आपको दोस्तों रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको याद रखना है, जब यहाँ पर 125 डाइहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल की कमी हो रही है तो आप मान के चलेगा इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। अब आप लाख गुना कैल्शियम खा रहे हो इंटेस्टाइन से, लेकिन जब 125 डाइहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल की ही कमी हो गई किडनी में, तो क्या करेगा, किडनी उसको यूटिलाइज करेगा? बिल्कुल नहीं। और इसी कारण से इंटेस्टाइन से ही कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपके बोन से और रीनल ट्यूबुल से भी यही होगा। यानी बोन से भी, आपके रीनल ट्यूबुल से भी वहां पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इन्हीं इंटेस्टाइन से नहीं हो रहा, चलो ठीक है हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया।
यानी इंटेस्टाइन से नहीं हो रहा तो बोन से नहीं होगा, बोन से नहीं हो रहा तो आप मान के चलिएगा दोस्तों आपकी रीनल ट्यूबुल से भी वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और इसी के कारण प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल पुनः नॉर्मल तक फॉल हो जाता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा इस बात को। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्लड कैल्शियम लेवल इसी के कारण वहां पर आ जाता है, यानी अगर बढ़ गया तो कैसे नॉर्मल होगा, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई। ठीक है, जब बढ़ रहा है तो यहां पर ऑटोमेटिक घटने की प्रोसेस के माध्यम से वहां पर नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर बढ़ रहा है फिर घटना, इस प्रकार से शॉर्ट टर्म में ये प्रोसेसेस आपके बॉडी में होती रहती है, ज्यादा होना कम होना, ज्यादा होना कम होना, इसीलिए हम कहते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन होती है हमारी बॉडी में, और ये डिपेंड करती है कि जिस समय फ्लक्चुएशन है उस समय आपने क्या करा। अगर आपने उस समय बहुत ज्यादा कैल्शियम का यूज कर लिया, मान लो इधर आपने 2-3 गिलास दूध पी लिया, उसके बाद में आपको खीर मिल गई, खीर भी खा ली, उसके बाद आप गए तो आपने क्या करा, टमाटर भी खूब खा लिया, उसके बाद गए आप कहीं शादी में गए तो आपने 2 कटोरी रबड़ी खा ली, 2-3-4 पीस मिठाई के खा लिया, आप देखो आपने क्या करा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ में कैल्शियम का कितना भंडार आपने लिया, लेकिन आपके बॉडी में उपयोग होगा क्या? जब आपने इतना ज्यादा कर दिया तो वहां तो फिर नेगेटिव सप्रेशन वाला फंक्शन शुरू हो जाएगा, तब क्या करोगे आप देखो, ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद सप्रेशन होकर वहां पर नॉर्मल कंडीशंस आ जाएगी। इसीलिए ये सारी मैकेनिज्म आपको समझना है। ठीक है, जब आप एक चीज, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, आपको मैं 1 दिन नहीं 10 दिन लगातार मिठाई खिलाऊंगा, 10 दिन तक खाओगे, 11वें दिन बाद मिठाई खाओगे, मिठाई देखकर आपका शरीर बिल्कुल आपको बोल देगा कि मुझे उल्टी हो जाएगी, अभी उधर ले ही मत जाना, नहीं तो सबके सामने उल्टी कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी का डिमांड है कि नहीं मुझे अब उसकी जरूरत नहीं, सप्रेशन करो। ऐसे ही फ्लक्चुएशन पूरी बॉडी में होती है, जब कोई भी चीज हमारी बॉडी में ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली प्रोसेस है कि उसको सप्रेस कर दिया जाता है, कुछ समय बाद जब वहां पर उसकी कमी फिर से होने लगती है फिर से उसको स्टिमुलेट किया जाता है, और यही कारण है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, लगातार होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। और यही कारण है दोस्तों, जब आप 125 डाइऑक्सीकोलिक एसिफराज के एक्शन को देखोगे तो आपको प्रोटोकॉल समझ में आ जाएगा, पूरे प्रोटोकॉल समझ में आना चाहिए आपको, इसी एक्शन के भी आप पर बता रहा हूं। दोस्तों जब आप किडनी के लेवल पर 125 डाइऑक्सीकोलिक एसिफेरॉल की बात कर रहे हो तो अब याद रखिएगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, याद रख लेना सबसे बड़ी बात, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के फॉर्मेशन को इंक्रीजिंग करने के द्वारा होता है। दोस्तों याद रख लेना, यदि आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है तो मिनरलाइजेशन के लेवल पर आप जो भी प्रोटोकॉल H5C4RE दोगे उसके साथ आपको कंपल्सरी H6C6L1YB D6 में देना पड़ेगा। जब आप दोगे तब आपके यहां पर दोस्तों ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, जो एपिथेलियल सेल्स के कैल्शियम बॉन्डिंग प्रोटीन के फॉर्मेशन के इंक्रीज के द्वारा प्रोटीन के फॉर्मेशन के इंक्रीज के कारण दोस्तों ये प्रोटीन एक कैरियर प्रोटीन के जैसे कार्य करेगा। ठीक है, और जो कैरियर प्रोटीन के जैसे कार्य करेगा तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उसको फैसिलिटेट करेगा, और जब डिफ्यूजन का फैसिलिटेशन होगा दोस्तों आप देखिए कैल्शियम आयन वहां पर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और कैल्शियम आयन जब ट्रांसपोर्ट होगा तो प्रोटीन सेवरल वीक्स तक इस सेल में रिमेन रहता है, ऐसा कैसा जो एक बार प्रोटीन बन गया कई महीनों तक वहां पर ऐसे कैसे बने रहता है, और बॉडी से 125 डाइऑक्सीकोलिक एसिफेरॉल के रिमूव होने के बाद में, इसीलिए दोस्तों आप जब ये कंडीशन देखोगे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पर दोस्तों प्रोलॉन्ग इफेक्ट कॉज करता है, लंबे समय तक कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लेवल को लंबे समय तक मेंटेन करके रखता है, और यही कारण है दोस्तों लगातार आपकी बॉडी में जो प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है वो लगातार बना रहता है, यानी आपके बोन में से कैल्शियम निकल कर घुल कर आपके ब्लड में आना, और आपके ब्लड से फिर वहां पर मेंटेनेंस के पूरे फंक्शन के माध्यम से फिर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को प्रमोट करके, कब, जब वहां पर आप इंटेस्टाइन के लेवल, ये सारी कंडीशंस आपको यहां पर देखने को मिलती है, और यही कारण है ये कैल्शियम के साथ साथ इंटेस्टाइन से दोस्तों लगातार वर्क करता है, यानी ये इंटेस्टाइन एपिथेलियम में कैल्शियम इंड्यूस एटीपेज के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में कैल्शियम इंड्यूस जितने भी एटीपेज होते हैं उनके सिंथेसिस को इंक्रीज करता रहता है, इसीलिए नॉर्मल फंक्शनल वहां पर आपको देखने को मिलता है, इसीलिए ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में एल्कलाइन फॉस्फेट के सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है।
याद रख लेना इस बात को। यही कारण है ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में एल्कलाइन फॉस्फेटेस को लगातार सिंथेसिस करता है। अब याद रखिएगा, यूरिन में अगर आपको एल्कलाइन फॉस्फेटेस या आपके ब्लड में एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ मिलता है दोस्तों, तो आपको याद रखना ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के लेवल पर ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए याद रखना कैल्शियम के साथ साथ इंटेस्टाइन से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। जो कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर ही तो पेरियोस्टेम बनाता है। आपकी बोन की कवरिंग कैसे बनाएगा? इसी कैल्शियम और फॉस्फेट के मिलने से बनाएगा ना। यही कारण है दोस्तों, ये कैल्शियम के साथ साथ इंटेस्टाइन से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को लगातार इंक्रीज करता है। ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है और इसीलिए मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन फॉस्फेट जब बढ़ता है, याद रखिएगा प्रॉब्लम कहां पर होती है। जब कैल्शियम के साथ इंटेस्टाइन से फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों मिलेगा, दोनों मिलकर जॉइंट बनेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और इसी के रूप में तो बोन में डिपोजिशन होगा। यही तो इसीलिए इसी लेवल के लिए तो आप कह रहे हो S5C4RE दे दो। ठीक है, पेन बंद हो गया क्योंकि कमी थी वो आपने दूर कर दी। फिर आपने आरी की जगह जी कर दिया, यानी हील कर दिया आपने, यानी वहां जितनी डिफॉर्मिटीज थी उनको दूर कर दिया, क्योंकि वो एज रिलेटेड डिफॉर्मिटीज है, वो आपकी ऑर्गन्स के कमजोरी के कारण वहां पर डिफॉर्मिटीज हो रही है। आपकी बॉडी तो एक प्रकार से मैकेनिज्म क्रिएट कर रही है कि जहां पर ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में हमेशा कन्वर्ट होता रहता है और इसी के माध्यम से लगातार विटामिन D3 के माध्यम से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होता है। लेकिन अगर विटामिन D3 नहीं हुआ तो आपने धूप प्रॉपर सेकी नहीं, क्या करोगे? आप देखो वहां पर कैल्शियम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इसी कारण से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस वहां पर जनरेट हो जाएगी। बहुत कॉमन रूप से टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि यहां पर जब भी आप किसी भी लेवल से ब्लड फॉस्फेट के लेवल पर या पैराथॉर्मोन के लेवल पर एक्शन देखोगे कि भाई पैराथॉर्मोन के एक्शन क्या है, आपको सारी चीज समझ में आना चाहिए वन बाय वन। पैराथॉर्मोन फॉस्फेट के ब्लड लेवल को भी डिक्रीज कर देता है दोस्तों। याद रखिएगा, पैराथॉर्मोन फॉस्फेट के ब्लड लेवल को भी डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये यूरिनरी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है ताकि फॉस्फेट ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वहां से निकलता रहे। और यही कारण है दोस्तों, बोन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर भी एक्ट करता है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है आगे मैं बताऊंगा, फिजियोलॉजी ऑफ बोन के लेवल पर। लेकिन आपको खास तौर से यह पता होना चाहिए कि आपकी बोन रोजाना बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। ठीक है, याद रख लेना, रोजाना आपकी बोन में से कैल्शियम फॉस्फेट निकलता है। कैल्शियम आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। फॉस्फेट इसी प्रोसेस के माध्यम से ब्लड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करने के लिए पैराथॉर्मोन उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता रहता है। याद रखिएगा, यही कारण है कि बोन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों पर वर्क करता है। याद रख लेना, फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कराना और बोन में से कैल्शियम फॉस्फेट को तोड़कर नया कैल्शियम फॉस्फेट जो आएगा उसको डिपॉजिट कराना, इसीलिए पैराथॉर्मोन का ये काम है। इसी के कारण ये बोन आपकी बनती बिगड़ती देखती रहती है दोस्तों। पहली बात, जब बोन पर एक्शन होगा तो क्या करेगा दोस्तों? आपने देखा कि यहां से कैल्शियम बोन में से निकल रहा है, ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में निकल रहा है। कैल्शियम अलग हो गया, फॉस्फेट बाहर निकल गया, लेकिन यहां पर आप उसका उपयोग कैसे करोगे? कैल्शियम के पुनः अवशोषण के साथ पैराथॉर्मोन बोन से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देता है। यानी पहले तो वहां पर इसको रिमूव कर दिया, जो पुराना था उसको रवाना कर दिया, और नया आया ना तो बड़ा शातिर दिमाग होता है, फटाफट कैल्शियम और फॉस्फेट को कहता है आ जाओ आ जाओ, नए आ रहे हो ना, आ जाओ आ जाओ, जुड़ जाओ जाओ। तो कैल्शियम और फॉस्फेट को जोड़ देगा बोन में, यानी पेरियोस्टियम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये एक्शन करता है बोन में पैराथॉर्मोन, यानी पुराने को निकाल देगा, नए को ला देगा। ये प्रोसेस लगातार मेंटेन करने में भी पैराथॉर्मोन का रोल होता है। तो दोस्तों, जब किडनी पे एक्शन करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, फॉस्फोचुरिक एक्शन। आप देखते हो कई बार बच्चों में फॉस्फेट्यूरिया हो जाता है। अगर फॉस्फेट्यूरिया जब होता है, आप देखो बिल्कुल यूरिन करेगा बच्चा बिल्कुल दूधिया कलर के, जैसे आपने पानी में दूध को डाल के हिला दिया हो, इस प्रकार से दूधिया कलर के फॉस्फेट क्रिस्टल बहुत जाते हैं उसमें। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा ये पैराथॉर्मोन का इफेक्ट होता है दोस्तों, जिसके द्वारा फॉस्फेट यूरिन के माध्यम से लगातार एग्जीक्यूट होता है दोस्तों। लगातार फॉस्फेट यूरिन के माध्यम से वहां से बाहर एक्सक्रीट होता रहता है। इसीलिए याद रखिएगा, पैराथॉर्मोन रीनल ट्यूब्यूल से फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन के इनहिबिटिंग के द्वारा फॉस्फेट के एग्रीशन को
यानी उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज कर देता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो काम डिपोजिशन के लिए कर रहा है, वहां पर पुराने के लेवल पर दोस्तों पैराथार्मोन रीनल ट्यूबुल से फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन के इनिबिट कर देता है कि नहीं ये पुराना है, इसको जान दो, ठीक है, और वो वहां से जाएगा तो फॉस्फेट के इंक्रीज एक्सक्रीशन को भी ये इंक्रीज करता है। और यही कारण है मेनली जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से उस पर एक्ट करता है दोस्तों। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे काम नहीं है इसका, केवल और केवल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, यानी जो ग्लोमेरुलस निकला और ग्लोमेरुलस से जो पहला पार्ट बना उसको हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड यानी पहले पाया जाने वाला जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से उस पे काम है, डिस्टल पे कोई काम नहीं है इसका। इसीलिए ये किडनी पर एक्शन करके फॉस्फोचुरिक एक्शन करता है, जो पुराना फास्फोरस होता है उसको, जो फॉस्फेट होता है उसको बाहर निकालने का लीगली ये काम करता रहता है। आपको टेबल प्रैक्टिस में दिखना मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करेगा तो क्या करेगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, पैराथार्मोन कैल्सिट्रियोल के माध्यम से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। याद रख लेना इस बात को। यही कारण है पुराना यूरिन में बाहर निकाल रहा है तो वो कह रहा है कि चलो ठीक है मैंने इसको निकाल दिया, ये अभी पुराना हो गया था, मैं नया आ रहा है इंटेस्टाइन में, जो भी ये पेशेंट खाएगा उसमें जो फॉस्फेट रहेगा, मैं कैल्सिट्रियोल की हेल्प लेकर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करके मदद करूंगा। वो जब फॉस्फेट वहां पर आएगा तो कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम फॉस्फेट बनाकर बोन की मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। यही कारण है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं आपको सीक्वेंसेस बता देता हूं कि ये सीक्वेंसेस में कैसे होता है। सबसे पहले जब आप सीक्वेंसेस देखोगे, पैराथार्मोन क्या करता है, 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है, उसको 125 डाइऑक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में किडनी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम कैल्सिट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। इसी कैल्सिट्रियोल यानी 125 डाइऑक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, इसी कैल्सिट्रियोल एक्टिव फॉर्म को हम विटामिन D3 कहते हैं, ठीक है। यही जो कैल्सिट्रियोल होता है यानी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, ये विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म होता है। और यही एक्टिव फॉर्म दोस्तों वहां पर कैल्सिट्रियोल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में कैल्शियम इंड्यूस एटीपेस के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, यानी कैल्शियम से रिलेटेड जो एंजाइमेटिक प्रोसेस में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं जिसको कैल्शियम इंड्यूस एटीपेस कहते हैं, उनके सिंथेसिस को बढ़ा देता है। जब वो बढ़ेंगे तो क्या होंगे, ये एटीपेस एल्कलाइन फॉस्फेट के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, यानी इंटेस्टाइन लेवल पर ही एटीपेज एल्कलाइन फॉस्फेटेज के सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा। और अगर एल्कलाइन फॉस्फेट कैल्शियम के साथ इंटेस्टाइन से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को देखोगे, इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी एल्कलाइन फॉस्फेटेड कैल्शियम के साथ साथ इंटेस्टाइन में फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को मर्ज करके बोन में डिपोजिशन की प्रोसेस को बढ़ा रहा होता है दोस्तों। यानी ये आपको याद रखना है, जब सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो क्या, और कटा हुआ मिलेगा तो क्या, आगे बताऊंगा आपको। तब आपको लेबोरेटरी में जब आप टेस्ट कराओगे तब यहाँ की प्रोसेस समझकर आप वहां पर पता कर लोगे कि यार यहाँ सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है मतलब बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कहीं ना कहीं प्रभावित है, और इसी को बढ़ाने के लिए सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। सीआरपी आप जानते हो ना, सीकेपी जानते हो, ठीक है, सीकेपी आगे बताऊंगा आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। एक डिसीज होती है जिसमें पेशेंट अपने तलवों के ऊपर नहीं पैर करके रख सकता, वो पंजों के ऊपर चलता है, अगर तलवे पे करा तो उसको तुरंत वहां पर पेन आता है दोस्तों। क्यों आता है आगे बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए पैराथार्मोन की जब एक्शन आपने इतनी देख ली, उसका मोड कैसे है, कैसे काम करेगा दोस्तों, याद रखना। पैराथार्मोन जो होता है ना, 3 रिसेप्टर के माध्यम से काम करता है, पैराथार्मोन 1, 2 एंड 3, तीनों रिसेप्टर पैराथार्मोन के नाम से, ठीक है। जब आप देखोगे वहां पर तो ये एक जी प्रोटीन होता है, जी कपल्ड रिसेप्टर होते हैं वहां पर, ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, यानी 2, और ये कपल रिसेप्टर दोस्तों पैराथार्मोन 1 और अन्य 2 प्रकार के जो ज्यादा फिजियोलॉजिकल मोल इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होते हैं वो पैराथार्मोन 1, ठीक है। पीटीएच और पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन की एक्शन को ये मीडिएटेड कर देते हैं, यानी ये मिडिलमैन का काम करते हैं, इधर भी बनाना बिगाड़ना दोनों काम करते हैं। और इसीलिए दोस्तों टारगेट सेल पर जब आप जाओगे, टारगेट सेल पर ये जो पीटीएचआर1 है पैराथार्मोन 1 के साथ में ये बॉइंड कर लेगा, और बॉइंड करके जी पॉइंट के जो जी प्रोटीन होता है उसके साथ कपल करेगा, और जब उसके साथ कपल कर लेगा दोस्तों तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। आप हर जगह तो यही पढ़ते आ रहे हो ना, हर जगह यही पढ़ते आ रहे हो।
अब जो कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर को फॉर्म करेगा तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स CAMP का फॉर्मेशन करता है, और जब ये CAMP का फॉर्मेशन होगा जो कि हार्मोन के लिए दोस्तों सेकेंडरी मैसेंजर के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। और जब हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर के जैसे एक्ट करेगा तो आप देखेंगे टिपिकली वहां पर जो आपके कैल्शियम और फॉस्फेट का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो नॉर्मल होगा, और उनका जो मेंटेनेंस होता है वो भी रेगुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा होगा तो हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा, और अगर कम होगा तो हाइपोपैराथायराइडिज्म आपको देखने को मिलेगा, जो मैं इस चैप्टर के बाद आपको बताने वाला हूं। उसमें ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 यूटिलाइज होगी, उपयोग में आएगी, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप कैसे पैराथार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट कर सकते हो, आप किसको वहां पर स्टिमुलेट करोगे जिससे पैराथायराइड, आप वहां पर पैराथायराइड के लेवल को मेंटेन कर रहे हो। दोस्तों सीधी बात है, कैल्शियम का ब्लड लेवल मेन फैक्टर हो रहा है जो पैराथार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेशन करने का काम करता है। आप केवल क्या करो, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा दो, तो क्या आप पैराथार्मोन के लेवल को मेंटेन कर पाओगे? ऑफ कोर्स आप कर पाओगे, ऑफ कोर्स कर पाओगे, लेकिन यहां पर C17 का रोल भी लेना पड़ेगा। याद रखना, ब्लड फॉस्फेट लेवल भी पैराथार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, याद रख लेना, ब्लड फॉस्फेट लेवल भी पैराथार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। यदि आपके बॉडी में विटामिन D3 कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसी को नॉर्मल कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर फॉस्फेट और कैल्शियम का मैकेनिज्म डाउन हो गया तो आप मान लो पैराथार्मोन के लेवल को वहां पर आपको अटैक करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर बढ़ेगा तभी नॉर्मल होगा, अगर घट गया तो क्या होगा। यही दोनों चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जब भी कैल्शियम का लेवल आप ब्लड में देखते हो, ठीक है, आपने जब भी ऐसे केसेस आए, आप सीरम कैल्शियम लेवल टेस्ट कराइए। आप ब्लड कैल्शियम नहीं होता, सीरम कैल्शियम होता है, ठीक है। आप सीरम कैल्शियम टेस्ट कराइए, आपको पता लग जाएगा 9 से 11 मिलीग्राम पर डायल्यूशन के लेवल पर नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वहां पर उससे कम हुआ, आप मान के चलिएगा पैराथार्मोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यानी पैराथार्मोन सीक्रेशन ब्लड कैल्शियम लेवल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना कैल्शियम है उसी के लेवल पर, उसी के समान वहां पर पैराथार्मोन हार्मोन जो है काम कर रहा है। यदि आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल 9 से 11 के बीच में है, आप मान लीजिएगा आपका जो पैराथार्मोन लेवल है नॉर्मल काम कर रहा है, और इसी कारण से आपके बॉडी में नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। ब्लड कैल्शियम लेवल में इंक्रीज होने पर आप मान लीजिएगा पैराथार्मोन सीक्रेशन डिक्रीजेस हो जाता है। याद रख लेना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ब्लड कैल्शियम में इंक्रीज हो गया तो वहां पैराथार्मोन के सीक्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए ऑटोमेटिकली पैराथार्मोन कम हो गया। अब जब वहां पर टेस्ट कराओगे, ब्लड कैल्शियम लेवल कितना आ रहा, 12, 13, 14, ठीक है, मिलीग्राम पर। नॉर्मल कितना है, 9 से 11। यहाँ तो डबल आ रहा है, ज्यादा आ रहा, ठीक है। अगर ज्यादा आ रहा तो आप मान लीजिए पैराथार्मोन सिक्रेशन वहां पर डिक्रीज हो गया। इसीलिए जब कंडीशन पैराथार्मोन सिक्रेशन को डिक्रीज होती है तो उसके कई कारण होते हैं, उन कारण पे जाइए आप, आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। डाइट में देखिए कैल्शियम का एक्सेसिव क्वांटिटी नहीं होती, मैंने अभी बताया था आपको, दूध भी पी लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सब कर लिया, ठीक है। तो डाइट में अगर कैल्शियम की एक्सेसिव क्वांटिटी अगर आपने ले ली तो ऑलमोस्ट आप देखो पैराथार्मोन का लेवल वहां पर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम वहां पर इंक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है। अब जो कैल्शियम की एक्सेसिव क्वांटिटी का आप वहां पर कलेक्शन कर दिए तो ऑटोमेटिक पैराथार्मोन डिक्रीज हो रहा है। यदि विटामिन डी भी आपकी डाइट में बहुत ज्यादा है, या आपने धूप में आज बिल्कुल आप तरीके से जा रहे हो और डाइट में भी आपने विटामिन डी को इंक्रीज क्वांटिटी में ले लिया, तो विटामिन डी अगर आपने इंक्रीज क्वांटिटी में ले लिया तो वो भी यही काम करेगा, पैराथार्मोन को डिक्रीज कर देगा। बोन से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन, ठीक है, अब रिजॉर्प्शन का मतलब होता है पुनः शोषण, यानी इंक्रीज होना, जो कुछ अन्य फैक्टर के द्वारा कॉज्ड होता है, जैसे कि बोन डिसीज में। अगर डिफरेंट टाइप की बोन डिसीज हो दोस्तों, वहां पर आप देखिए कि बोन रिजॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, बोन में से कैल्शियम निकलकर ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, और बाद में जब जरूरत होती है वापिस यही कैल्शियम नया जो आ रहा है वो बोन पे जाकर कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में डिपॉजिट होता है, ठीक है। इसीलिए ये प्रोसेस वहां पर लगातार मेंटेन होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पैराथार्मोन सीक्रेशन के रेगुलेशन के बिहाफ पर। इसीलिए दूसरी तरफ जब आप देखते हो ब्लड में कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अगर डिक्रीज हो गया तो, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया तो ऑटोमेटिक पैराथार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा हो गया तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होती है, रिकेट्स देखा आपने, ठीक है, रिकेट्स देखा, रिकेट्स में क्या होता है,
कैल्शियम की रिजॉर्प्शन कैपेसिटी प्रभावित हो जाती है। बोन में कैल्शियम कम होगा तो बोन कैसी हो जाएगी, आड़ी टेढ़ी, ठीक है, उसको रिकेट्स बोलता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आपको ठीक करना है तो आप कैल्शियम मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को वहां बढ़ा दीजिए, आपका पेशेंट ठीक होता हुआ चला जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर पैराथार्मोन सीक्रेशन जब इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि आप देखो रिकेट्स में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन के केसेस में, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों, जहां पर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गया है और इसी कारण पैराथार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, और इसी के कारण रिकेट्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के केसेस में आप देखिए वहां पर बच्चा वहां पर मिल्क से कैल्शियम को ले रहा है तो बॉडी में कैल्शियम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए याद रखना यहां पर पैराथार्मोन इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड फास्फेट लेवल के बारे में अगर हम जाने यहाँ पर कि उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो क्या होगा, पैराथार्मोन सीक्रेशन ब्लड फास्फेट लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना फास्फेट उतना यहाँ पर आपका पैराथार्मोन, वैसे ही कैल्शियम के लेवल पर भी था। इसीलिए दोस्तों जहां पर फास्फेट का ब्लड लेवल इंक्रीज हो जाएगा वहां पर आयोड, जितना भी आयोनाइज कैल्शियम है उसके साथ कंबाइंड होकर कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को फॉर्म करेगा, और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये ब्लड में आयोनाइज कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, जो कि पैराथार्मोन सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, तभी बोन बनेगी। इसीलिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को बना, ये ब्लड में जब आयोनाइज कैल्शियम के लेवल पर जाओगे उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और जब वो आयोनाइज कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा तो भाई थायराइड, पैराथायराइड के लेवल पर तो आयोनाइजेशन की बहुत जरूरत होती है। अब ये कैल्शियम जब वहां पर आयोनाइज नहीं हो पाएगा, आप देखो वहां पर पैराथार्मोन सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा, और जैसे ही पैराथार्मोन स्टिमुलेट होगा ये जो मैकेनिज्म होता है नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेसेस हैं जो मैंने आपको समझाई, लेकिन इन्हीं सिंपल प्रोसेसेस के बिहाफ पर प्रोटोकॉल तय करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं अप्लाइड फिजियोलॉजी या डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और उसका आप अगर लिंक देखकर मेडिकेशन सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। आज मैं आपको पूरा फिलोसॉफिकल पॉइंट बता रहा हूं, और इसकी जो मेडिसिन हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे क्यों और कैसे, उन दोनों रूपों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिसमें कम हो रहा है, एक वो जिसमें ज्यादा हो रहा है। यानी पैराथायराइड हार्मोन कम हो रहा है उसको आप हाइपोपैराथायरिज्म बोल रहे हो, और जो पैराथायरिज्म जिसमें हार्मोन बहुत ज्यादा हो रहा है उसको आप हाइपर पैराथायरिज्म देकर बोल रहे हो, ठीक है। दोनों में अंतर है। जब आप हाइपोपैराथायरिज्म देखोगे यानी पैराथायराइड हार्मोन कम हुआ, कम सीक्रेट हो रहा, क्या होगा दोस्तों, आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा, आपकी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखना जब भी कोई ऐसी लेडीज आपके पास आती है जो हाइपोपैराथायराइडिज्म के लेवल पर आती है, आपको याद रखना है वहां पर हाइपोकैल्सीमिया सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कैल्शियम लेवल ऐसी महिलाओं में कम देखने को मिलेगा। क्यों कम मिला, पूरी फिलॉसफी मैंने आपको बता दी, अब डिसीज के लेवल पर बता रहा हूं। पैराथार्मोन को जब हम सीक्रेट करते हुए देखते हैं तो हाइपोसीक्रेशन को हम हाइपोपैराथायरिज्म के नाम से जानते हैं, और इसी के कारण हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है, डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल का डिक्रीज हो जाना, ठीक है। काज क्या होना चाहिए भाई, क्यों ब्लड कैल्शियम लेवल का डिक्रीज हो रहा है, कई कारण होते हैं। जब आप हाइपोथायरिज्म के कॉजेस के लेवल पर देखोगे, पहला कारण पैराथायराइड ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल हो जाना, यानी पैराथायरॉइडोक्टोमी कर दे जाना, ठीक है। एक कारण जो डायरेक्टली इंडिकेट होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड को सर्जिकल करके, सर्जरी करके आपने वहां से निकाल के रख दिया, रिमूव कर दिया, उसे हम दोस्तों पैराथायरॉइडोक्टोमी के लेवल पर वहां पर हम देखते हैं। दूसरा, अगर थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यदि थायराइड ग्लैंड की सर्जिकल रिमूव कर दिया तो उसी के पीछे तो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो थायराइडोक्टोमी करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल जाती है। तो अगर पैराथायराइडोक्टोमी कर दो या थायराइडोक्टोमी कर दो, दोनों को निकाल दो, वो कंडीशन में डायरेक्ट हाइपोकैल्सीमिया रहेगा, मतलब रहेगा वहां परमानेंट हाइपोकैल्सीमिया रहेगा। ऐसी मरीज को लगातार कैल्शियम की जरूरत मिलती रहेगी। तो भाई कैल्शियम हमारी कौन सी मेडिसिन में होती है, किसी भी मेडिसिन में नहीं होती है कैल्शियम, हमारी किसी भी मेडिसिन में नहीं, लेकिन हम ऐसी मेडिसिन जानते हैं
जो कैल्शियम के मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के लेवल पर काम करके मिनरलाइजेशन को बढ़ाकर कैल्शियम की उपयोगिता को बढ़ाकर आप जितना भी खाएंगे उस कैल्शियम को आपके बॉडी में लगाएगा। S5C4Re प्लस S6C6L1YB नेगेटिव में अगर आप चलाएंगे तो आप मान के चलिएगा आपकी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। यदि आप D5 के लेवल पर चला देंगे तो ये मेंटेन कर देगा। तो आप यहां पर D5 में चला दीजिए S5C4Re और यहाँ S6C6L1Y D6 में चला दीजिए। आप देख लीजिए तुरंत वहां पर मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कई बार ऑटोइम्यून डिसीज भी होगी, उस ऑटोइम्यून डिसीज के कारण भी होगी। S5N1 1000 शामिल कर दीजिए आप, डायरेक्टली इंडिकेशन होता है नर्वस सिस्टम पे। इसीलिए S5N1 ऑटोइम्यून डिसीज के लेवल पर काम करता है, हमने प्रूवन किया है। आप लोग अभी बहुत जल्दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने वाले, सारा 1 बाय 1 छोड़ूंगा नहीं, 4 महीने में पूरी चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। इसलिए वहां पर ऑटोइम्यून डिसीज के लेवल पर आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, जब टारगेट सेल्स में जब वहां पर पैराथार्मोन के लेवल पर जा रहे हो, वहां पर मान लो टारगेट सेल है और उसमें रिसेप्टर ही नहीं है, रिसेप्टर की डेफिशिएंसी हो गई। यदि रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होगी, इसमें भी पैराथार्मोन सीक्रेशन नॉर्मल हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टारगेट सेल पर एक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब नॉर्मल सेल पर एक्ट कैसे करेगा भाई, रिसेप्टर ही नहीं है। रिसेप्टर होता तो उससे जुड़कर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता, कॉम्प्लेक्स होकर अंदर जाकर काम करता, लेकिन वहां तो ऐसा है नहीं, ठीक है। अब वहां है नहीं मतलब हार्मोन टारगेट सेल पर एक्ट ही नहीं कर पा रहा, और इस कंडीशन को हम स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं, झूठा स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। और ज्यादातर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ज्यादातर, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। दूसरी बात, कई बार आपने आपके लेवल पर टेबल प्रैक्टिस में आपने केस देखा होगा। केस क्या देखा होगा, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है और टिटेनी क्या होता है। अगर किसी को कैल्शियम लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उसको टिटेनी हो गई, आप देखते हो ना टिटेनी होता है, एक टिटेनस होता है, ठीक है, जो इंजुरी के परिणाम स्वरूप होता है। वहां पर जब किसी प्रकार का लोहे का जंग लगा हुआ चीज होता है, वो टिटेनस अलग होता है, ये होता है टिटेनी। अब टिटेनी के लेवल पर जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इसका क्या लेना देना है, ठीक है। उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी, कैल्शियम की कमी के कारण। जब आप हाइपोकैल्शियमिया को देख रहे हो तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है, यानी बोन से कैल्शियम के रिजॉर्प्शन के डिक्रीज होने के द्वारा, ठीक है, कैल्शियम के रिजॉर्प्शन के डिक्रीज होने के द्वारा ये क्रिएट होता है। और इसी कारण से हाइपरकैल्शियमिया के कारण न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है, बहुत ही ज्यादा। याद रख लेना, जब कभी भी यहां पर रिजॉर्प्शन का डिक्रीज होने के कारण ये हो रहा है, और जब हाइपरकैल्शियमिया हो रहा है तो हाइपरकैल्शियमिया के कारण क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, और जिसके कारण हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी डेवलप हो जाती है दोस्तों। याद रख लेना, यहां पर जिसके कारण हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी डेवलप होती है, और नॉर्मली टिटेनी इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर आप देखते हो 9.4 मिलीग्राम पर डायल्यूशन होती है। इससे जब प्लाज्मा कैल्शियम लेवल 6 मिलीग्राम पर डायल्यूशन के बिलो चला जाएगा, तब वहां पर दोस्तों ये उत्पन्न होती है, और हाइपोकैल्शियमिया के लेवल पर ये डेवलप होती है दोस्तों, याद रख लेना आप, ठीक है। ये जब कंडीशन डेवलप हो रही है तो यहां पर आप देखो बिल्कुल मरोड़ उठती है। आप देखो सिर एक तरफ घुमा दिया, बंद हो गया, आप देखो हाथ पांव घुमा के एकदम बिल्कुल आड़ा तिरछा करके वहां पर पेशेंट बेहोश हो गया, अखड़ा गया एकदम, ठीक है, वो टिटेनी होती है, ठीक है। इसीलिए जब आप यहां पर हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी की बात करेंगे तो आपको ये सारी चीज पता लगेगी दोस्तों, टिटेनी क्या होता है, ठीक है। हमारे टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर विदाउट मॉडर्न साइंस के आप यहां पर दोस्तों कैल्शियम के लेवल को, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाकर स्पाइनल कॉर्ड पर आप अप्लाई करके 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर पेशेंट को रिलीफ देना शुरू करते हो, और 24 घंटे के अंदर आप पेशेंट को इस कंडीशन में ला देते हो कि पेशेंट खुद बोलता है कि अरे बाप रे, इतना फास्ट रिजल्ट संभव नहीं है, हमने कभी नहीं देखा, ये पेशेंट बोलता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी क्या होता है। टिटेनी दोस्तों एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि वायलेंट और पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। याद रख लेना इस बात को, टिटेनी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि किसी भी वायलेंट और पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। याद रख लेना, स्पाज्म बराबर इन्वॉल्वेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पर्टिकुलरली कहां पर होगा, हाथ में और फीट में, हाथ और पांव में, ठीक है।
जो आपकी उंगलियां है, पांव की उंगलियां और हाथ की उंगलियां, वहां पर सबसे ज्यादा आपको टेटेनी का साइन देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली फीट में और आपके हैंड में। और ये मुख्य रूप से कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण स्केलेटल मसल्स और नर्व की हाइपर एक्साइटेबिलिटी के कारण वहां पर हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइंस है और आपको टेबल प्रैक्टिस में इसको देखना है दोस्तों। याद रखना, मुख्य रूप से कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण स्केलेटल मसल्स और नर्व की हाइपर एक्साइटेबिलिटी के कारण हो रहा है। आप क्या करोगे? S5C4RE, S6C6L1YB, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पर आपको गाढ़ा गाढ़ा पेंट S5C4A1F1L1W का लगाना पड़ेगा, RE का नहीं लगाना, याद रख लेना आप, ठीक है। W का लगाना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी डिसीज से निपट नहीं रहे हो, आप ऐसी कंडीशन से निपट रहे हो कि जहां कैल्शियम की कमी हो गई, कहीं ना कभी अभी खिला दोगे, अभी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा दोगे, अभी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आरई का लगाओगे तो वो टेम्परेरी काम करेगा, लेकिन डब्ल्यू का लगाएगा ना, परमानेंट न्यूट्रल कर देगा। और इसीलिए हाइपो कैल्शियमिक टिटेनी पे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। जब आप साइन और सिम्टम देखते हो तो दोस्तों आपको क्लियर देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी के साइन और सिम्टम। आप देखते हो ऐसा हाथ मुड़ गया, ठीक है, जैसे भगवान वहां पर साधु महाराज जो पूजा पाठ करते हैं या अपना पर्टिकुलर बैठ के अपनी ध्यान में रहते हैं और देखते हैं ना, हाथ इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है, ये इस प्रकार से हाथ फोल्ड हो गया, ठीक है, ये टिटेनी का लेवल होता है, ठीक है। जब कभी भी आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया या कन्वल्शन डेवलप होगा तो मसल्स के लेवल पर होगा। क्यों? क्योंकि मसल्स और नर्व के कंडक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है, और हाइपोकैल्शियमिया के लेवल पर न्यूरल एक्साइटेबिलिटी में इंक्रीज होने के कारण हाइपर रिफ्लेक्सिया कॉज हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्स हो रहा है, और इसी के कारण इसे कन्वल्शन या कन्वल्सिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के रूप में देखा जाता है, ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस के एक्शन के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए याद रखना, जब भी कभी किसी पेशेंट को जब आप जॉइंट के लेवल पर ट्रीट करते हो, मसल्स के लेवल पर ट्रीट करते हो, आपका माइंड ही आपको मास्टर बनाता है। आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैल्शियम कितना है बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम का इसका उपयोग हो रहा है या नहीं, ये कैल्शियम खाता है नहीं, आप उसको पूछिए, आप उसका डायग्नोसिस कीजिए, और डायग्नोसिस करने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा तो हाइपर रिफ्लेक्सिया और कन्वल्सन के सिम्टम जब आएंगे, पेशेंट यही तो बोलता है आपको बार बार, मुझे मरोड़ उठता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर अचानक पेन शुरू होता है, मुझे यहाँ क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है? मल्टीविटामिन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, यानी नर्व के लेवल पर हाइपर एक्साइटेबिलिटी डेवलप कर रहा है दोस्तों, तो वहां पर मल्टीविटामिन जितना था वो उपयोग हो जाएगा। इसीलिए यहां पर दोस्तों आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि जब कन्वल्शन आएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कन्वल्सिव होगा, और ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस के कारण वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जब इस चीज को देखते हो तो आपको सबसे पहला सिम्टम क्या देखने को मिलता है पता है आपको? कार्पोपेडल स्पाज्म। अब ये कार्पोपेडल स्पाज्म क्या होता है? ठीक है, कार्पोपेडल स्पाज्म हाथ और पांव में आने वाला कन्वल्शन, ठीक है। जब कार्पोपेडल स्पाज्म होता है तो वो स्पाज्म होता है जिसमें आपका हैंड और आपका फीट दोनों इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी में उत्पन्न होता है, यानी यहां पर हाइपोकैल्सिमिया, कैल्शियम की कमी के कारण वहां पर मसल्स में न्यूरो एक्साइटेबिलिटी डेवलप हो गई, और उसी के कारण स्पाज्म के दौरान हैंड एक पर्टिकुलर एटीट्यूड शो करता है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। ये पर्टिकुलर एटीट्यूड को शो करता है और ये इंडिकेट करता है, इसे हम बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म। बहुत कॉमन कंडीशन है दोस्तों, मैक्सिमम जगह पर हमने इसको देखा है, और आप में से कई लोगों ने इस प्रकार के कंडीशन को विजिबल किया है, देखा है, ठीक है। जब आपको लैरिंजियल बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये कंडीशन देखने को मिलती है जब कार्पोपेडल स्पाज्म में हैंड का एटीट्यूड आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो आप याद रखिएगा, व्रिस्ट ज्वाइंट जो हमारा ये है, व्रिस्ट ज्वाइंट, ठीक है, ये कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, और ये कंडीशन हो गई। तो ये हो क्या रहा है? अगर आप एनाटॉमिकल बैकग्राउंड पे देख रहे हो तो व्रिस्ट ज्वाइंट का फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, फैल गया हो, फ्लेक्शन हो गया। अगर ये इस प्रकार से होता पूरा, तो ये एक्सटेंशन रहता, फैला हुआ, लेकिन ये तो फ्लेक्स्ड हो गया, ठीक है। और फ्लेक्शन आप जीता, इससे ज्यादा आप करके बता दो, ठीक है, इससे ज्यादा करके बता दो, आप करो, आप देखो हो रहा है क्या? नहीं हो पाएगा, ये सांप का आकार का हो जाता है, मान के चलो आप,
ठीक है, यानी फ्लेक्शन हो जाता है व्रिस्ट जॉइंट का। और यही कारण है फ्लेक्शन एट अगर नीचे के साइड जाएगा तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स का भी, यानी आपका जो पांव है वो एकदम से अंदर की तरफ मुड़ना शुरू करेगा, यानी मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स जो होता है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, उसका भी वहां पर आपको फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जब इतनी चीज स्ट्रांगली होगी तो आपको पांव पे खड़ा नहीं होने देगा, ठीक है। और जब यहां पर तीसरा देखोगे एक्सटेंशन एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, ये जो इंटरफेलेंजेस इनके बीच के जो जॉइंट्स है ना, वो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स का एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। और जब इनका एक्सटेंशन होगा तो ये बिल्कुल ऐसे खींचा जाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन बाकी का सारा पार्ट मुड़ रहा है, लेकिन जो उंगलियां हैं ये बिल्कुल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स बिल्कुल वहां पर दोस्तों एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन एक्सटेंशन होगा, लेकिन थंब का क्या होता है, ठीक है, थंब का एडक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी थंब अंदर की तरफ चला जाता है इस प्रकार से। थंब एडक्शन, एबडक्शन मतलब बाहर जाना, एडक्शन मतलब अंदर जाना, थंब जो होगा ये अंदर की तरफ चला जाएगा। यानी एक प्रकार से आप जब देखोगे ना, सीवियर पेनफुल स्पाज्म यहाँ पर इस कंडीशन के कारण डेवलप हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक जैसा रहेगा। जब तक आप कैल्शियम की पूर्ति नहीं करोगे अकड़ान नहीं जाएगी। इसीलिए तो पेशेंट आकर बोलता है देखो साहब मेरे जॉइंट में अकड़ान आ गई। हमारा मस्तिष्क को सीधा काम करना चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, S5C4 चाहिए, S6C6L1Y भी चाहिए, हमारा सीधा सिस्टम वहां पर जाना चाहिए। अगर हम कर देंगे, हम देखो मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को मेंटेन करेंगे, जितना भी मिनरल्स वहां पर कम ज्यादा हो रहा वो बैलेंस होगा। अब बैलेंस होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप पेशेंट को बोलिए आप कैल्शियम से बनी हुई चीजें ज्यादा खाइए। आर्टिफिशियल कैल्शियम पे बात मत करिए, बिल्कुल नहीं करना, आपको भी नहीं करना, मैं भी नहीं करता हूं। आर्टिफिशियल कैल्शियम पे कोई बात नहीं, आपको जितना भी न्यूट्रिशन बताया जा रहा है इस न्यूट्रिशन को आप प्रोवाइड कराइए, ठीक है, उस न्यूट्रिशन का उपयोग करिए आप। इसीलिए ये सारी चीजें टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलती है दोस्तों। दूसरी बात, आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों, लेरिंजियल स्ट्राइडर। दोस्तों स्ट्राइडर का मतलब क्या होता है, आप में से कई लोग नर्सिंग होम जाते हैं, है ना, उन लोगों को बहुत क्लियर पता है। लेरिंजियल स्ट्राइडल का मतलब होता है आप नॉइजी ब्रीदिंग देखते हो, ठीक है, एकदम नॉइजी ब्रीदिंग देखते हो। लेरिंजियल स्ट्राइडल का मतलब होता है इंस्पायरेशन के दौरान लाउड क्राउनिंग साउंड्स होता है, जो कि मेनली लेरिंग्स में स्पाज्म आने के कारण होता है दोस्तों, यानी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेरिंजियल मसल्स। इच्छा नहीं है, आपकी बॉडी नहीं चाहती, लेकिन इनवॉलेंट्री वहां पर आपका लेरिंजियल मसल्स स्पाज्म कर रहा है, अनिश्चित तौर पर स्पाज्म कर रहा है। और इसी कारण से लेरिंजियल स्ट्राइडर एक कॉमन डेंजरस फीचर होता है दोस्तों, बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में। हाइपोकैल्सिमिक टिटनी का बहुत कॉमन ये कारण है। आप देखो आदमी ऐसा है और अचानक धीरे 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 उसका सिर एकदम घूम गया, ठीक है, और घूम गया तो लैरिंजियल मसल जो होती है उस लैरिंजियल मसल्स में स्पाज्म के कारण ये पूरा मूवमेंट हो रहा है। आप सोचो लैरिंग्स तो छोटा सा है, उस लैरिंग्स के मसल्स में इतना स्पाज्म आ गया कि उसने मुंह को घुमा दिया। आप देखो हाथ टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, हाथ टेढ़ा हो रहा, पेशेंट गिर गया। आपने पूछा भाई क्या हो गया, अरे यार ये पेशेंट खड़ा था अचानक पता नहीं क्या हुआ, देखो उसका सिर घूम गया, ये यहाँ पर कुछ बता रहा है और जो रेस्पिरेशन कर रहा है वो बिल्कुल एकदम क्राउलिंग साउंड, एक अलग ही स्ट्राइडर साउंड वहां पर सुनाई दे रहा है। स्ट्राइडर की कंडीशन लेरिंजियल स्ट्राइडर समझ में आ रहा है, ठीक है। जब आप डॉक्टर हो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि लेरिंजियल स्ट्राइडर। पेशेंट बोलेगा देखो ये तो आवाज कर रहा है, और देखो इसका हाथ घूम गया, इसकी उंगलियां घूम गई, ये विस्ट एकदम फ्लैक्स्ड हो गया, और ये एडक्शन अंगूठा जो अंदर चला गया एडक्शन हो गया। ये सारे प्रोसेस जब आप देखोगे तुरंत पहचान जाओगे कि यार इसको टिटनी हो रहा है, यानी कैल्शियम की कमी हो गई इसको, ठीक है। आप क्या करोगे, मॉडर्न साइंस क्या करता है पता है आपको, कैल्शियम सेंडोज आपने नाम सुना है, ठीक है। याद रखना जब यहां पर आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के चेंजेस देखोगे ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप देखो हार्ट का डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है। आप जब वहां पर ईसीजी कराते हो ना तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि भाई प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एसटी सेगमेंट या क्यूटी इंटरवल जो ईसीजी के लेवल पर वो बढ़वा मिलता है, ठीक है। हार्ट के लेवल पर जो आपका सर्कुलेशन होता है, हम जब पढ़ेंगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों रिलैक्स हो रहे तो साथ में हो रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो इधर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, और जब आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जाता है। इनके बीच में एरिथमियाज हो जाता है, किसी में ज्यादा किसी में कम हो जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जब कैल्शियम की कमी होती है आप देखो हाइपोटेंशन हो जाता है। ऐसे पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन स्लो, क्योंकि कार्डियक मसल्स में भी तो वर्क करने के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम तो वहां भी नहीं है,
नहीं है तो क्या होगा, हार्ट भी कम काम करेगा, इसीलिए हाइपोटेंशन होता है। और इसी कारण से ऐसे पेशेंट में तुरंत हार्ट फेलियर हो जाता है। याद रखिएगा, इसी कारण से ऐसे पेशेंट में जिनमें लंबे समय तक इस प्रकार के हाइपोकैल्शियम की कंडीशन होती है, आप देखो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर के केसेस इसीलिए देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छा खासा आदमी नौजवान जा रहा है, आप कह रहे हो ये तो बहुत अच्छा है यार, और दूसरे दिन पता चला उसको अटैक आ गया और वो मर गया। आप क्या करते हो, क्या सोचते हो आप उसके बारे में, क्यों आया? दो कंडीशन, या तो वो कोलेस्ट्रॉल जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल से पीड़ित होगा, या कैल्शियम के लेवल पर बहुत ज्यादा वीकनेस में रहेगा। ठीक है, अगर कैल्शियम ज्यादा कम हो रहा है तो पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट में टॉक्सिसिटी डेवलप होगी, वो भी एक प्रकार से हार्ट फेलियर का साइन होता है। याद रख लेना दोस्तों, ये अकॉर्डिंग सी जब टेबल प्रैक्टिस में लिंक देखना चालू करोगे ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं, सारी चीज आपके सामने आएगी दोस्तों। कई और फीचर है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी अगर वही डिक्रीज हो गई तो क्या करोगे? कैल्शियम तो बहुत आ रहा है लेकिन सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी वो कम हो गई, और कम हो गई तो कैल्शियम अंदर जा ही नहीं रहा, क्या कर लोगे आप दोस्तों? ये भी देखने को मिलता है। ड्राई स्किन विद ब्रिटल नेल, ठीक है, आप देखो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई है, आप बिल्कुल आप वहां पर नाम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पर जब नेल देखोगे ना, अंगूठे, ब्रिटल नेल होता है, आपको बिल में धारियां नजर आती है, आपके नेल अंदर की तरफ धसे होते हैं, जरा सा आप हाथ में प्रेशर करते हो नेल टूट के आपके हाथ में आ जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी होना। ठीक है, आप देखते हो हेयर फॉल हो रहे है ना, हेयर फॉल हो रहा है, बस आप ये देखते हो हेयर फॉल हो रहा है, आपने कभी सोचा है हेयर फॉल हो रहा है तो मिनरलाइजेशन कैपेसिटी में कैल्शियम का क्या रोल है? यहां पर आपको सिंपल सा याद रख लेना दोस्तों, C4, C3 and C4 is one of the best remedy to control hair falling immediately। बस आपको प्रोटोकॉल आना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, जब ग्रेड माल, पेटिन माल या अन्य किसी भी प्रकार के एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं दोस्तों, वो एक अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम के लेवल पर भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है। जिन लोगों में, याद रख लेना, एक बात बता रहा हूं, अगर आप अल्जीमस का ट्रीटमेंट कर रहे हो, डिमेंशिया का ट्रीटमेंट कर रहे हो, जिनको मेमोरी लॉस होती है, एडल्ट्स में डिमेंशिया होता है या चिल्ड्रन में मेंटल रिटार्डेशन के साइन आते हैं, नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यानी एडल्ट में डिमेंशिया होना या चिल्ड्रन में वहां पर मेंटल रिटार्डेशन के साइन आपको बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है, बहुत कॉमन रूप से, और इसीलिए ये सारी क्रिटिक्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जब कैल्शियम लेवल 4 मिलीग्राम पर डायल्यूशन से बिलो हो जाता है, कम हो जाता है दोस्तों, तो ये बहुत फेटल हो जाता है, बहुत सीरियस कंडीशन होती है ऐसे पेशेंट की, और वही कंडीशन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हिंदुस्तान में मौत होने का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर प्रस्तुत कर रहा है, जो आज आप और मैं उसको देख रहे हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि इसकी मौत हुई तो क्यों हुई, हम देखते हैं, सोचते हैं दोस्तों, हम उसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, कभी कोई किसी की डेथ होती है तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, डेथ हुई तो किस कारण से हुई, क्योंकि यही कारण हमें, क्योंकि हम तो पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा रहे, हम तो केवल उसके कंडीशन देखकर, उसके ऑर्गन के प्रभाव को देखकर हम लोग मेडिसिन तय कर रहे हैं। तो जब कैल्शियम लेवल इतना कम हो रहा है तो याद रखिए दोस्तों, ऐसी सीवियर हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन के दौरान टिटेनी बहुत जल्दी उत्पन्न होती है, और ऐसे पर्सन में बॉडी के जो मसल्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में स्पाज्म बहुत जल्दी डेवलप होता है, और सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है वो लेरिंजियल होता है, ब्रोंकियल मसल्स होता है, हार्ट होता है, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर डेवलप हो जाता है, ऐसे पेशेंट को कोई नहीं बचा सकता, ना आप न मैं, तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा माइंडसेट लेकर चलते हैं, तुरंत A3RE का हार्ट पे मसाज करें, स्पेशल उसको C4 का 2 बूंद भी अगर D1 से डायरेक्टली ऑन टंग दे दो, आप पेशेंट को बचा सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 बूंद अगर D1 से दिया जाएगा तो वो कम से कम 6 घंटे तक काम करेगा, ठीक है, और अगर वो सही साट लग गया और उसके बाद में पेशेंट हल्का सा होश में आने लग गया, उसके मसल्स के लेवल पर आपने स्पेशल पेन क्योर ऑयल से मसाज करना शुरू किया, पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी के लेवल पर आया, तो रिकवरी के लेवल के बाद में अगर उसने मौका दे दिया तो S5 C4RE SC6L1Y भी स्पेशल पेन क्योर ऑयल, इनके प्रयोग से ही हम उसको घर भेज देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और 3 से 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद दोबारा रिटर्न नहीं होगा, ये भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कल हम लोग लेटेंट टिटेनी देखेंगे या सब क्लिनिकल टिटेनी देखेंगे दोस्तों। थैंक यू सर। जी मंसूर सर।
सर एक फीडबैक है सर। जी सर, सुधीर सर। सर 10,000 प्लेटलेट थे, डेंगू पॉजिटिव पेशेंट रिकवर करके आज 21,000 हो गए हैं सर। कितने हो गए वैसे तो सर? काफी पेशेंट 21,000 हो गए हैं सर, 10,000 थे अभी। बहुत बढ़िया उसको सर। एसडीपी के लिए बोला था उन्होंने, अपने पास पेशेंट आया था तो उसको मैंने प्योर इलेक्ट्रोपैथी सारा कुछ दिया, और मतलब बस ये मैनेजमेंट की है बस, उसको भाई नेचुरल चीजें, हमारे पानी है, सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गया। आज जो है ना 21,000 हो गए हैं उसके प्लेटलेट। सर ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करना है आपको। S5 C4 हाँ A1 L1 F1 RE या W का आप गाढ़ा गाढ़ा कंप्रेस कर दो, 24 घंटे में रिजल्ट देख लो आप। बाकी इंटरनल आप स्पाइन जो ऑयल, स्पाइन जी ऑयल, हाँ जी वो बिल्कुल दे आप रखा है मैंने सर, स्पाइन फोरहेड ऑयल। और जी ये जो अपर एब्डोमेन, क्योंकि उसको ना SGOT PT वगैरह भी रेज थे, जी वोमिटिंग आ रहा था, लेकिन वो जी चीज भी कवर हो गया। आज 2 दिन से उसको मतलब खिचड़ी वगैरह सब चीजें खाना चालू कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया, फिलहाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, करते जाओ अच्छा एक चीज और मैं पूछ रहा था सर, जैसे आप बता हेलो रहे सर। थे टेबल किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हो तो एकदम अपन क्या कर सकते हैं? किस चीज का सर? मैं कह रहा था जैसे पोटेशियम किसी का बढ़ा हुआ पेशेंट, जनरली तो जैसे ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हो, पोटेशियम किसी का सर बढ़ा क्लियर हो तो बहुत बता ज्यादा, तो सर, तुरंत अपन क्लियर क्या कर सकते हैं? सुधीर सर, क्लियर है तो बता रहा हूं मैं। S6 C6 L1 YB सिंगल अच्छा तो यही दे दें, हाँ। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, जी हाँ जी सवेरे ही सर। मेरे पास ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का पेशेंट आया था सर। आपने मुझे जो सिखाया था पेन मैनेजमेंट में, वो प्रोटोकॉल दिया मैं S5 C4 F1 RE जी GT में दिया सर मैंने। जी स्पाइनल ऑयल दिया, एनाल्जेसिक ड्रॉप दिया। जी ये वो ड्यू टू हार्पेस जोस्टर, मतलब हार्पेस जोस्टर के बाद उसको ये हो गया सर। जी तो उसके आंख में भी प्रॉब्लम था थोड़ा, इसलिए हाँ मैंने S2 दिया सर, F1 RE S12 A3। हाँ अभी कुछ करना है सर, अभी देना है कुछ? सर हर्पीस के कारण है तो S3 C3 A3 वर्वन Y नेगेटिव में जरूर दीजिए आप 10th डाइल्यूशन, ठीक है। के ओके साथ ओके सर। आपका पेन तो बंद हो गया होगा उसका, लेकिन ये मैं नहीं। नहीं सर, 1-2 महीने हो गए सर उसको हार्पेस जोस्टर होके, वो फेज हाँ निकल गया था हाँ उसका। ये हो गया सर सेकेंडरी, मतलब उसकी वजह से नर्व डैमेज हो गया उसके। इसीलिए कह रहा हूँ 10th डाइल्यूशन में इसको दो, फिर नेक्स्ट 5th में देना, फिर 3rd में देना, तो जितना डैमेज हुआ था सब रिकवर हो जाएगा वो, ठीक है। चलेगा चलेगा सर, चलेगा। ठीक ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी जी थैंक यू सर। जी ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं हम। मनीष सर, थैंक यू सर। थैंक ओके यू वर्मा सर, सर। थैंक यू।